हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर दिसंबर के अंदर, जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के टेक्टिक्स के बारे में। एग्ज़ाम अगर आप इस साल फाइट करना चाहते हैं, आरआरबी का अगर आप एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या एक एडिशनल या प्लस पॉइंट आपके पास में होने वाला है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो पीछे एक स्लाइड है और इस स्लाइड के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो हम पूरा फोकस जो है यहाँ पर बोर्ड पर ही रखेंगे। मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे। तो हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन ग्रामीण बैंक 2026, और ये जो है एक टैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। अगर हम पहली बार आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से और किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है या ध्यान देना है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। अब सर, इस स्लाइड के अंदर आप देखें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में और किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, क्या ऐसी चीज़ें जो हमें डेफिनेटली अवॉइड करनी है। स्टार्टिंग विथ, क्या लगता है वैकेंसी कितनी आएगी? तो ये एक एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है, ये कोई फिक्स फिगर नहीं है कि इतनी वैकेंसी ही आ रही है। एक अप्रॉक्सीमेट फिगर है कि 12,000 के आसपास वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से 8,000 वैकेंसी जो है वो क्लैरिकल की आपको देखने को मिल सकती है और 4,000 वैकेंसी जो है वो आपको पीओ की देखने को मिल सकती है। इतनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं। और ये वैकेंसीज हम कैसे बता पा रहे हैं? पिछले साल और जिस तरीके से वैकेंसीज आई हैं उन वैकेंसीज के आसपास ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आप करीब करीब मान के चले 12,000 वैकेंसी, जिसमें से 8,000 क्लैरिकल की है और 4,000 वैकेंसी जो है वो पीओ की है। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो पीओ जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है उसे करीब करीब 60 से 75,000 के आसपास की सैलरी रहती है, और जो क्लर्क है उस क्लर्क की सैलरी जो है वो 35 से 40,000 के आसपास रहती है। हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद में जब हम जॉब पर जाएंगे तो हमको सैलरी कितनी मिलने वाली है ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आरआरबी की जो खास बात है वो खास बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश जो है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती, वो तैयारी करने के हिसाब से भी, या कई बार ऐसा होता है कि प्री जो है मैथ्स और रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन इंग्लिश जो है उस भाषा ने फंसा दिया। तो आरआरबी जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेती है, क्योंकि जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री के अंदर आपके पास में केवल दो ही सब्जेक्ट हैं, एक है मैथ्स और दूसरा है रीजनिंग। इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट है ही नहीं, वो एग्ज़ाम उसका होगा ही नहीं। तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग है जो ये डिफाइन करेगा कि आपके प्री के अंदर कितने नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एक इंग्लिश का जो बैरियर होता है, ये बैरियर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो मेंस के एग्ज़ाम में इंग्लिश है, सॉरी इंग्लिश नहीं है, रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है, कंप्यूटर है, ये चार हो गए। अब आपके पास इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश के ऊपर उतनी अच्छी कमांड, उतनी अच्छी पकड़ आपकी नहीं है और इंग्लिश एक प्रॉब्लम रही है आपके लिए, तो आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी एज एन लैंग्वेज सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और वो आप उसका एग्जाम दे सकते हैं पेपर के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंग्लिश एक बैरियर था वो बैरियर यहाँ से खत्म हो जाता है, आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगली वाली स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। अगर हम पीओ की बात करें तो डेट क्या है आपके पास में? नवंबर 21 और 22 नवंबर को एग्जाम होने वाला है। मेंस का एग्जाम दिसंबर के अंदर, डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मेंस का एग्जाम दिसंबर में कभी होगा। और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। जब आप मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू आपको देना है, पीओ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंटरव्यू की डेट्स भी बाद में, डेफिनेटली बाद में आएगी, अभी तक कोई डेट्स रिलीज नहीं हुई है। अगर मैं क्लैरिकल की बात करूं तो क्लैरिकल का जो एग्जाम है वो दिसंबर के अंदर होगा, तारीख है 6, 12 और 13। मेंस का एग्जाम जो है वो जनवरी के अंदर होने वाला है हमारे पास में, अच्छा सॉरी 27 को है मेंस का एग्जाम, दिसंबर 27 और जनवरी जो है 30 को है मेंस का एग्जाम। और फाइनल यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा मतलब क्लैरिकल की अगर मैं बात करूँ तो प्री और मेंस का ही एग्जाम होता है, पीओ के अंदर प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। अब इस चीज़ यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड और कर दूँ, ये तब है
जब आप उसी स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं जिस स्टेट के आप डोमिसाइल हैं, मतलब मूल निवासी हैं। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आप राजस्थान से एग्जाम दे सकते हैं, आराम से डेफिनेटली दे ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा यहाँ पर। जिन भी राज्यों के अंदर हिंदी भाषा है आप वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और आप गुजरात जाकर एग्जाम देना चाहते हैं तो यहां पर जब आप मेंस का एग्जाम क्रैक कर लेंगे तब एक LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस राज्य से एग्जाम दे रहे हैं जिस राज्य के आप डोमिसाइल नहीं है। इसके बारे में भी आगे और चर्चा करते हैं। तो फिलहाल तारीखें हमें ध्यान रख लेनी है। पीओ जो है नवंबर 21 और 22 है, प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम जो है दिसंबर 27 है, और इंटरव्यू जब भी डेट्स आएंगी उस समय आपको पता चल जाएगा। प्री का एग्जाम, अगर क्लरिकल की बात करूं तो प्री का एग्जाम जो है 6, 12 और 13 दिसंबर को है। मेंस का एग्जाम आपका जनवरी 30 को है, और जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता। चलिए, अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। अगर आप क्लरिकल की बात करते हैं तो ऑफिशियली इस पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, और अगर आप पीओ का एग्जाम देते हैं तो वो ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम रहता है। एज ब्रैकेट क्या रहेगा आपका, जनरल कैटेगरी के लिए है 18 से 28 साल अगर आप क्लरिकल का एग्जाम देते हैं, और 18 से 30 साल अगर आप पीओ का एग्जाम देते हैं। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन बेस है आपका, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कुछ भी ग्रेजुएशन, बीए हो, बीकॉम हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो, कोई भी ग्रेजुएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस उसके अलावा लोकल लैंग्वेज, अब लोकल लैंग्वेज जो अभी मैंने जस्ट आपसे थोड़ी देर पहले बात की, अगर आप राजस्थान से हैं और यहाँ पर हिंदी जो है वो भाषा मानी जाती है, तो अगर आप राजस्थान से हैं तो हिंदी चलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से भी देना चाहते हैं जहाँ पर हिंदी भाषा मान्य है तो वहाँ पर भी LPT नहीं होगा। लेकिन जहाँ गुजराती है, मराठी है, कन्नड़ा है, ये भाषाएं चलती हैं और आप उस स्टेट के नहीं हैं, तो फिर आपको भाषा का ज्ञान वहाँ पर होना चाहिए, LPT टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। IBPS ने बहुत सारे कोर्सेज मेंशन कर रखे हैं, पिछली बार नोटिफिकेशन के अंदर कोर्सेज मेंशन कर दिए गए थे, तो वो उनमें से आपका हो सकता है स्टेट का कोई लोकल कोर्स हो। जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो RSCIT का कोर्स है, वो मान्य है। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर उनमें से कोई कोर्स आपने कर रखा है तो वो यहाँ पर मान्य होगा, अगर नहीं कर रखा है तो वो करना अनिवार्य है। उसके बाद सिलेक्शन स्टेज क्या निकलेगा, देखिए अगर क्लरिकल की बात करूँ तो प्री है, मेंस है और फिर सिलेक्शन है। अगर पीओ की बात करें तो प्री है, मेंस है और उसके बाद में इंटरव्यू है। अब इनके बीच में एक चीज है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT। ये तब है जब आप उसी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं जहां पर आपकी राज्य भाषा नहीं है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ये जो एज ब्रैकेट है ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर SC ST के लिए बात की जाए तो 5 साल जो मैक्सिमम लिमिट है, जैसे 30 साल की मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ 28 साल की मैक्सिमम लिमिट है, तो SC ST के लिए 5 साल जो है एग्जम्पशन है, बढ़ जाएंगे उनके लिए। OBC की बात करें तो 3 साल बढ़ जाएंगे, और जो कि डिसेबिलिटी के साथ में है उनके लिए 10 साल जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं और प्री का जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे पास में क्या टाइम रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन मतलब क्या टाइमिंग के साथ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग को टाइम दिया गया है 25 मिनट का। क्वेश्चन आएंगे आपके पास में 40 और नंबर होंगे आपके पास में 40। उसके बाद में 20 मिनट का टाइमर रहेगा आपके पास में मैथ्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चन आएंगे 40 और मार्क्स रहेंगे 40। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास में टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं, 40 और 40, टोटल क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में 80। नंबर कितने हैं, 40 नंबर वहाँ, 40 नंबर वहाँ, तो 40 और 40 मतलब 80 नंबर। ये तो है हमारे पास में क्वेश्चन और ये है हमारे पास में नंबर। 80 क्वेश्चन 80 नंबर, लेकिन
टाइमर कितना है, रीजनिंग को 25 मिनट दिए गए हैं और मैथ्स को जो है 20 मिनट दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको रीजनिंग 25 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं और मैथ्स के अंदर 20 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने का समय दिया जाएगा। अब अगर कट ऑफ की बात करें, जनरली मैं उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर पिछले वाले कुछ सालों की हम कट ऑफ देखें तो आरआरबी की जो कट ऑफ है जनरली काफ़ी हाई जाती है। काफ़ी हाई जाती है मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका प्री में सिलेक्शन हो जाए तो कम से कम आप 75 मार्क्स 80 में से ये प्लस का तो आपको करना ही है। डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट है हमारे और सब अलग अलग स्टेट की कट ऑफ अलग अलग जाती है, लेकिन पिछले ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी है टारगेट क्या है आपका, कम से कम 70 प्लस से 70 प्लस का तो टारगेट है ही, क्योंकि बहुत सारी बार पिछली बार की भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर 75, 76, 78 की भी कट ऑफ जा रखी है, 72, तो 70 प्लस तो आप मान के चलें कि इतनी कट ऑफ आपको चाहिएगी। अब क्यों है ऐसा कि इतना कट ऑफ हाई है इसका? सबसे पहले तो आप देखें कि प्री के अंदर सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स है, तो लैंग्वेज का तो हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। और पूरे साल वो विद्यार्थी जिसे पता है, जिसका फोकस है, उसे ये समझ में आ रखा है कि इंग्लिश वो नहीं निकाल पाएगा या बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं समझ आ रहा, तो वो इस आरआरबी के एग्ज़ाम को अपना टारगेट बना लेता है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आरआरबी निकालना ही है। अब क्योंकि सभी दूसरे विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए जो आईबीपीएस का एग्जाम दे रहे हैं या जो एसबीआई का एग्जाम दे रहे हैं या आरबीआई का जो एग्जाम दे रहे हैं, ये सारे विद्यार्थी जो है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स 3 चीजें पढ़ते हैं। लेकिन जो आरआरबी जिसने फोकस कर लिया है, जो एसबीआई की तरफ, आईबीपीएस की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, वो केवल और केवल रीजनिंग और मैथ्स, ये 2 ही सब्जेक्ट पर फोकस करता है। इस वजह से भी कट ऑफ जो है वो बहुत बढ़ जाती है। प्लस अगर हम कंपैरिजन करें आईबीपीएस मेंस के एग्ज़ाम का या आईबीपीएस के पीओ के एग्ज़ाम का कंपैरिजन करें या एसबीआई के पीओ के मेंस का कंपैरिजन करें, तो वो सारे पेपर से आरआरबी का पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है। ऐसा नहीं है इजी होगा ही, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है। क्लरिकल का पेपर डेफिनेटली यस इजी रहता है, और पीओ का भी पेपर अगर आप एसबीआई से कंपेयर करते हो या आईबीपीएस के पेपर से कंपेयर करते हो तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा पेपर इजी रहता है। इस वजह से भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई चली जाती है। तो हमें क्या फोकस में रखना है? एक तो टाइम, एक तो ये टाइमर हमें फोकस के अंदर रखना है हमारा, कि हमें 80 क्वेश्चन करने हैं। 80 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे और 45 मिनट में भी 25 मिनट जो है वो रीजनिंग के लिए जा चुके हैं और 20 मिनट जो है वो मैथ्स के लिए जा चुके हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए। और कट ऑफ तो देखिए, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कट ऑफ के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि दिमाग में सिर्फ कट ऑफ ही रहे। आप सारा फोकस जो है वो कट ऑफ पे नहीं, अपनी तैयारी पर रखिए। अगर तैयारी बहुत अच्छी होगी तो डेफिनेटली ये 70 नंबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसे आराम से अचीव कर पाएंगे। दिमाग में ये सोच लेना कि अच्छा 80 में से 70 प्लस 75 नंबर नहीं लेकर आए तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तब तो फिर गलत डायरेक्शन में आप चले जाएंगे। आप मेहनत कीजिए, आप नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कीजिए, तो डेफिनेटली ये 70 प्लस भी आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए, अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस के अंदर हमारे पास में है रीजनिंग, मैथ्स, उसके बाद में है जनरल। अब देखो यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें या फिर आप हिंदी सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद में है हमारे पास में जनरल अवेयरनेस और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज। टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का रीजनिंग के लिए, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का मैथ्स के लिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए भी आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 15 मिनट का टाइम होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करूं तो आपके पास में 15 मिनट का टाइम होगा। अब यहां पर क्वेश्चन देखें, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर। रीजनिंग की बात कर रहा हूं, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर, और लैंग्वेज चाहे इंग्लिश लीजिए चाहे हिंदी लीजिए, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ठीक, तो यहां पर है 40 क्वेश्चन 50 नंबर, 40 क्वेश्चन 50 नंबर और वहां 40 क्वेश्चन 40 नंबर। यहां पर जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो वी आर हैविंग 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स, और कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स। अब यहां पर बाकी सारी चीजें तो ठीक है, आपको समझ में भी आ रखी है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें
तो जनरल अवेयरनेस के अंदर हमें देखिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और मैं पहले भी अपने वीडियोस के अंदर ये बात बता चुका हूँ, एक बार फिर से ये सेम बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमें जो है जीके अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये मन बना चुके हैं कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आपको प्री का एग्ज़ाम दे लिया, अब उसके बाद में मेंस प्री का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस के बारे में सोचेंगे, ये नहीं करना है। आप ये मान के चलें कि आपका प्री निकल चुका है और आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि वो विंडो बहुत छोटा रहेगा और उस विंडो के अंदर इतना सारा करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये जो जनरल अवेयरनेस है, इस जनरल अवेयरनेस के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारा करंट अफेयर्स। अब इन करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है? उसके अंदर है बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस का ध्यान रखना है। उसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आरबीआई के सर्क्यूलर्स। इन 3 चीज़ों पर हमें स्पेशल फोकस रखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए करंट अफेयर्स की जब मैं बात करूं तो यहाँ पर नेशनल न्यूज़ आ जाएगी, उसके बाद में इंटरनेशनल न्यूज़ आ जाएगी, उसके बाद में स्टैटिक न्यूज़ है वो आ जाएगी, कौन से अवार्ड्स हैं, कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, वो सारी बातें आ जाएगी। तो ये तो है करंट अफेयर्स। लेकिन इस करंट अफेयर्स को एक साइड में छोड़ दें तो बैंकिंग अवेयरनेस फिर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उस बैंकिंग अवेयरनेस में भी हमें किसका इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना पड़ेगा? जो आरबीआई के सर्कुलर्स, जो आरबीआई की गाइडलाइंस जो इशू हुई है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके जो करंट अफेयर्स है या जनरल अवेयरनेस है, उनको इन 3 सेगमेंट के अंदर आप डिवाइड कर लें, और इन 3 सेगमेंट में डिवाइड कर कर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए, ये सारी बात आपको मुझे पूरी उम्मीद है पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर देता हूँ। एक सही सवाल का 1 नंबर मिलेगा, और एक गलत जो आप जवाब देंगे उसका -0.25, मतलब 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इंडिविजुअल कट ऑफ भी है, इंडिविजुअल कट ऑफ मतलब सेक्शनल कट ऑफ भी है और ओवरऑल कट ऑफ भी है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स या इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, इन सब में आपको अलग अलग से पास होना है, और ओवरऑल पास भी आपको होना है। प्री की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग की कट ऑफ अलग निकलेगी, मैथ्स की कट ऑफ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कट ऑफ अलग निकलेगी, और इन सब को मिलाकर भी 70+ आपको स्कोर करना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। फिर कह रहा हूं, स्टेट स्पेसिफिक होती है कट ऑफ। किसी स्टेट की कट ऑफ हो सकता है कम रहे, 40-45 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर रहे। हो सकता है किसी स्टेट की कट ऑफ 75, 76, 78 इस तरीके से चली जाए आउट ऑफ 80। प्री की मैं बात कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट देखें, ये जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर आपने 10th या 12th में उस राज्य की भाषा को पढ़ा है, जैसे गुजरात से गुजराती पढ़ी है आपने, महाराष्ट्र से मराठी पढ़ी है आपने, राजस्थान में जैसे हिंदी है, यूपी में हिंदी है, अगर वो आपने पढ़ी है तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं एग्जाम देते समय। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी, अगर आपने पढ़ी है तब तो एलपीटी होगा नहीं आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मेंस के एग्जाम के बाद में आपको एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, नंबर कुछ नहीं है, तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट के अंदर क्या आएगा? रीडिंग स्किल्स चेक की जाएगी, राइटिंग स्किल्स चेक की जाएगी, और स्पीकिंग टेस्ट होगा। रीजनल रूरल बैंक के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो दिखती सी बात है कि जो जॉब आपकी लगेगी वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में ही लगेगी, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। आप 3-4 सप्ताह अगर पढ़ेंगे तो गुजराती या मराठी जैसी भाषा जो है वो आप समझ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, तो एग्जाम क्रैक करने के लेवल पर तो काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर भी आपको उस भाषा को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कारण इसका ये कि लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो रूरल एरियाज़ के अंदर रहेगी। अब क्रिटिकल पार्ट क्या है? अगर आप पास नहीं करते हैं तो चाहे आपने प्री निकाला है, चाहे आपने मेंस निकाला है, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन के अंदर आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बैंक आपको कोई सेकेंड चांस देता है एलपीटी में या नहीं देता है। अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि एलपीटी पास करना कंपल्सरी है।
अब हमारे पास में टाइम लाइन देख लीजिए, आपको पता है कि पीओ का जो एग्जाम है वो नवंबर के अंदर है और क्लरिकल का जो एग्जाम है वो दिसंबर के अंदर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अक्टूबर तक की विंडो हमारे पास में है। हम ऑलमोस्ट मई सेकेंड वीक के अंदर हैं अभी। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2, 2, 4 और 2, 6, 6 महीने हैं हमारे पास में, 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर ये मैं चाहूँगा आप सब लोगों से कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ या लेना डेफिनेटली ले लेना चाहिए आपको। आप देखें कि आप किस तरीके से अपना स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। पहले जो हमारे पास में मई, जून और जुलाई का जो महीना है, इस जुलाई के महीने के अंदर आप कंप्लीट प्री प्लस मेन के कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम प्री का होगा, पहले प्री हम पास करेंगे फिर मेंस में जाएंगे, लेकिन देखें यहाँ पर प्री प्लस मेंस को कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। यहां पर प्री का एग्जाम सिर्फ नहीं फोकस किया जा रहा, किसका भी किया जा रहा है, मेंस का एग्जाम भी। और मेंस का एग्जाम जो फोकस किया जा रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जीके, या अगर बैंकिंग की भाषा में कहें तो करंट अफेयर्स। कारण इंग्लिश अगर आप इंग्लिश दे रहे हैं तो, या हिंदी अगर आप हिंदी में देंगे तो, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। कंप्यूटर तो चलिए मैं ऐसा मानता हूं कि क्योंकि हमने स्कूल में भी बहुत पढ़ लिया और बहुत बेसिक कंप्यूटर आता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गेम है रीजनिंग और मैथ्स का, या फिर उस भाषा का जिसका भी आप एग्जाम देंगे, इंग्लिश देंगे तो इंग्लिश और हिंदी देंगे तो हिंदी। तो ये तो आपको तैयार करना ही है। अब रीजनिंग और मैथ्स तो हो गई तैयार, प्री की अलग से या मेंस की अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। वो तो एक बार सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप चाहे जो चैप्टर का नाम लें। अब यहाँ पर प्री के साथ मेंस का फोकस करने का मतलब आपको करंट अफेयर्स की साथ में ही तैयारी करनी है। अच्छा, किस चीज पर आपको फोकस करना है, मास्टर किस चीज पे करना है? सबसे पहले तो देखो स्पीड मैथ्स, कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जानी चाहिए आपकी। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास में समय जो है वो कितना कम है और कम समय के अंदर क्वेश्चन, हमें प्री की बात करूं, सबसे पहले तो प्री की ही बात कर लेता हूं। समय कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है और हमें पता है कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने होंगे। तो सबसे पहले तो स्पीड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फोकस है हमारा डीआई पर और अर्थमेटिक पर। रीजनिंग की बात करूं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर रीजनिंग। कोर रीजनिंग का मतलब है हमारे पास में पजल। ये वो चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसके बाद जो प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, सिलोजिज्म है आपके पास में, इनइक्वालिटी है आपके पास में, कोडिंग, डीकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और रैंकिंग। ये वो कुछ हमारे पास में चैप्टर्स हैं जिन पर हमें प्राइम फेसिली फोकस करना है। उसके बाद आप सेकंड फेज पर आ जाएं, जो कि फेज हमारा अगस्त महीने का रहेगा। अब यहां पर देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव है ये PYQ का मतलब है जिस तरह के क्वेश्चन बैंक ने पिछले कुछ सालों में दे दिए हैं उनको फोकस करते हुए हमें जो है हमारा एग्जाम की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद में देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सेटल करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मतलब 2020 से लेकर 2025 तक का आपका जो भी क्वेश्चन पैटर्न है, उन सारे क्वेश्चन पैटर्न्स को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है ताकि मेंस के एग्जाम में ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने की जरूरत ना हो। उसके बाद में फेज 3 की अगर मैं बात करूं तो फेज 3 के अंदर देखिए, फेज 3 हमारा सितंबर से अक्टूबर तक। तो हम प्री और मेंस को फोकस करके तैयारी कर चुके पहला। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर या पिछले साल या पिछले कुछ सालों में कैसे क्वेश्चन आए हैं हम वो भी तैयारी कर चुके। अब हमारा फोकस किस पे रहेगा, क्योंकि देखो पहले नॉलेज एक्वायर करना है, नॉलेज एक्वायर करके हमें स्पीड बिल्ड करनी है। अब जब स्पीड हम बिल्ड करेंगे, जब हम स्पीड में काम करेंगे तो गलतियां होगी, डेफिनेटली होगी। तो पहले नॉलेज एक्वायर करो, फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ। अब जब नॉलेज और स्पीड दोनों आ चुके तब हमें क्या करना है, एक तो ये, दूसरा स्पीड की तो मैं बात नहीं करूंगा, अब है एक्यूरेसी। जब स्पीड आ चुकी
तब अब हमें क्या करना है, फोकस, सारा फोकस किस पे करना है, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। तो ऑब्जेक्टिव अब थर्ड फेज का क्या रहेगा हमारे पास में, स्पीड तो चलो ठीक है बनी गई, एक्यूरेसी के ऊपर फोकस रहेगा। उसके बाद में एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉक, जो मॉक टेस्ट है, मॉक एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स आपको देने, ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जिससे कि और आपकी तैयारी रिफाइन हो सके। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं और मेरे हर वीडियो के अंदर आप ये देख लेंगे, मैंने हर बार ये बोला है कि आप सबसे पहले फेज में नॉलेज एक्वायर कीजिए, अपनी स्पीड बिल्ड कीजिए, उसके बाद में बहुत सारे मॉक लगाना शुरू कर दीजिए और फिर फोकस उसके साथ में कीजिए एक्यूरेसी पर। यह है एक कंप्लीट बंच तैयारी का। उसके बाद हमारे पास में अडेप्ट स्ट्रिक्टली टू द ब्रूटल 45 मिनट्स ऑफ प्रीलिम कंस्ट्रेन। मतलब क्या है इसका, ये जो टाइमर है ना 45 मिनट का, ये 45 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईबीपीएस की बात करोगे, आप एसबीआई की बात करोगे, वहाँ 1 घंटा मिल रहा है आपको, तो आपकी वो मेंटल जो स्ट्रैटेजी सेट हो रखी है वो 1 घंटे की हो रखी है। लेकिन आरआरबी के अंदर 1 घंटा नहीं है, 15 मिनट का समय कम है, 45 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो उस तरीके से आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा और बहुत कुछ बातें अब बच नहीं जाती हैं जो कि हम डिस्कस कर सकें। बहुत लंबा भी हो गया शायद मेरे हिसाब से वीडियो, और क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फोकस अभी तैयारी पर होना चाहिए। ये मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा कि इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों से इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि 6 महीने का टाइम है और इस 6 महीने के अंदर कोई भी अगर चाहे तो ज़ीरो से स्टार्ट करके और बहुत अच्छा कुछ अचीव डेफिनेटली कर ही सकता है, ठीक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं एक बार साइड हट रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी स्लाइड्स हैं वो वापस एक बार प्ले कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो डेफिनेटली आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक। तो मैं एक बार स्लाइड्स जो है वो वापस से लगा रहा हूँ आपके लिए। ये थी हमारी पहली स्लाइड, यह है दूसरी स्लाइड, तीसरी, चौथी स्लाइड, पांचवी स्लाइड। और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि प्री निकलेंगे तब हम मेंस में जाएंगे। छठी स्लाइड, जिस पे फोकस करना है हमें करंट अफेयर्स पर, जनरल अवेयरनेस पर। 7th, 8th और ये है आपकी 9th स्लाइड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे रहा हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, धाकड़ बैंक एग्ज़ाम, और एक चैनल है हमारा धाकड़ एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम, वो चैनल्स डेफिनेटली सब्सक्राइब आपने कर रखे होंगे। अगर नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 नए कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं। बैंक के लिए भी एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है और एसएससी के लिए भी एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होंगे। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी हमारी टीम है, वो सारी टीम, जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं वो सब आएंगे और 1 बाय 1 करके चैप्टर बाय चैप्टर चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। और एसएससी की अगर बात की जाए तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्कस किए जाएंगे और सॉल्व किए जाएंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।